Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about another two questions on political science और our constitution. हमारे दस्तूर के ऊपर या सियासी साइंस के ऊपर और दो नए क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके. चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. तो पहला क्वेश्चन है ड्यू टू 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 44th अमेंडमेंट क्या बताता है. उर्दू के अंदर अमेंडमेंट को तरमीम कहते हैं. 44वीं जो तरमीम है वो तरमीम क्या बताती है. चार ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स को जो हुकूक हैं, बुनियादी हुकूकों को क्या है हमें दस्तूरी हुकूक बनाए. पहला ऑप्शन. दूसरा, एजुकेशन हैज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल राइट. तो एजुकेशन को हम बुनियादी हुकूक में शामिल कर लिए. थर्ड ऑप्शन है द राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन आउट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. बुनियादी हुकूक से हमारी जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको बाहर निकाला गया. नेक्स्ट फोर्थ वन, स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमन राइट्स. तो इंसानी हुकूक को ज्यादा तरजीह दी गई. तो इसका आंसर होता है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन आउट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को बाहर निकाला गया. ठीक है, ये देखो एक पॉइंट है 1978 के अंदर मुरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट रहे वो 44th अमेंडमेंट करके हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, बुनियादी हुकूक थे, उस फंडामेंटल राइट्स के अंदर से प्रॉपर्टी राइट को बाहर निकालते. मतलब 1978 से पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे. अभी कितने हैं? सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे. चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ. जो हिंदुस्तान के दस्तूर का थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है, वो क्या बताता है अगर पूछ रहा है. तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आते कौन सा? फंडामेंटल राइट्स है. फर्स्ट पार्ट में इंडियन यूनियन, ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाया हुआ हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो. इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर ही है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर. ठीक है, चलिए दोस्तों आज मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से वो तो देखेंगे. अभी तक 2021 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 104 अमेंडमेंट्स किया गया है. कितने अमेंडमेंट्स किया गया? 2021 के हिसाब से 2021 के हिसाब से 104 अमेंडमेंट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करे हैं, तरमीम किए हैं. तो हमारी जो पहली तरमीम थी वो 1951 के अंदर ही हुई थी. तो हमको जब दस्तूर अडॉप्ट किए उसके दूसरे साल ही हुई थी तरमीम. तो जो अमेंडमेंट था वो दूसरे साल हुई थी. क्या अमेंडमेंट करे सर? वहां पे एक नया शेड्यूल बनाया गया. कौन सा? नाइन्थ शेड्यूल बनाया गया और उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जमीनी जो रिफॉर्म्स हैं, जो इस्लाहात हैं, उसके बारे में वहां पे बताया गया. एक चीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? जब आजादी मिली थी हमें, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, पार्ट हिस्से थे, और 8 शेड्यूल्स थे. सिर्फ 8 शेड्यूल थे. 9th शेड्यूल को यहाँ पे ऐड किया गया. 9th शेड्यूल को ऐड किया गया. कौन सा अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर. उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग को इंपॉर्टेंट है 7th अमेंडमेंट. क्यों सर 7th अमेंडमेंट, 7वीं तरमीम हमको क्यों इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे जो ब्रिटिश हमको बना के दिए थे ए बी सी डी कहने के स्टेट्स, ए के अंदर के स्टेट्स अलग, बी के अंदर के स्टेट्स अलग थी, सी डी, इस तरह से स्टेट्स बनाए थे कैटेगराइज. उसको कैंसिल करके हमें क्या करती, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना ले दो. 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. तो हमने को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को करने के लिए जो सजेशन दिए वो 1956 के अंदर क्या है, नवंबर 1 तारीख को फजल अली कमेटी. कौन सी कमेटी? फजल अली. तो ये फजल अली जो कमेटी है, ये कमेटी हमने क्या बोलती, इंडिया के अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, वो भी लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के बेस पे, भाषा के आधार पे या तो जबान के आधार पर तुम बना सकते हो, ऐसा बताया गया. इसीलिए तरमीम करके क्या करें हमें, 7th जो तरमीम है, जो अमेंडमेंट है 1956 के अंदर करके
वो जो भी स्टेट्स पहले थे उसको अबॉलिश करके 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में उसी तरमीम के अंदर कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, एक स्टेट को एक हाई कोर्ट रहे, ये कॉमन था। 2 स्टेट्स को भी एक ही हाई कोर्ट हो सकती, या तो 2 से ज्यादा स्टेट को भी एक ही हाई कोर्ट हो सकती बोल के, वो भी चीज क्या है 7th अमेंडमेंट के साथ हम क्या करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट करते। नेक्स्ट, ये जो है 42nd अमेंडमेंट, इसे हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सर क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा? किसी को कभी भी तारीफ चुप नहीं किया जाता, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ तो अहमियत रख दो। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज थे वो यहाँ पे ऐड करते हैं हम। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हमारे जो फराइज हैं, बुनियादी फराइज, वो नहीं थे, तो यहाँ पे बाद में ऐड करते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट के टाइम में इंदिरा गांधी जी क्या करते हैं 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट करते हैं। इसके अंदर हमारे प्रियम्बल को, हमारे दस्तूर के प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी कहने के जो वर्ड्स हैं उसको ऐड किया जाओ। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ये वर्ड्स नहीं थे, बाद में इसको ऐड किया जाता है। कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी। उसके साथ साथ उसी 1976 42nd अमेंडमेंट के अंदर नया एक पार्ट बनाते। देखो हमारे पार्ट के अंदर में लिखाते, जब लिखा आया था 4th ए पार्ट बनाया जाता है। इस 4th ए पार्ट में 51 ए आर्टिकल बना के उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया जाता। सर क्या बोलते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे। सही बात है तुम्हारी, तुमना को कौन गलत बोले, तो वो सही है। लेकिन उस टाइम तक 10 क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज को 2002 के अंदर बनाया जाते, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे 11th फंडामेंटल ड्यूटी की। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd अमेंडमेंट के हिसाब से 4th ए पार्ट बना के 51 ए के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उतना ही नहीं, हाई कोर्ट के पावर्स को क्या किया जाता है रिव्यू किया जाता, उसको चेक किया जाता, रिव्यू करके क्या है काम करते। नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट जो तुम्हारा क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है 44th जो अमेंडमेंट है वो तुम्हारे क्वेश्चन को रिलेटेड है। वहां पे क्या किएगा, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, या तो हमें उसे जनता गवर्नमेंट कहते हैं। तो जनता गवर्नमेंट के अंदर 1978 के अंदर ये तरमीम की जाती है, अमेंडमेंट किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से निकाला जाता। तो उसके बाद में फंडामेंटल राइट सिर्फ 6 बचे और आज भी 6 ही हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो अब वो क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स के निकाल को उसे नॉर्मल राइट बनाया गया या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया 300 ए आर्टिकल के अंदर। यहां से लेके वहां लेके जाकर रखे। फंडामेंटल राइट्स का अलग मामला है और कॉमन राइट्स का अलग मामला है, ठीक है। उसके बाद में 52nd अमेंडमेंट, तो 52nd अमेंडमेंट को 1985 के अंदर क्या है उसको हमें बना दें। बना को क्या है 10th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट बना के क्या है 9th शेड्यूल ऐड कर दें और 52nd अमेंडमेंट बना के 10th शेड्यूल चेंज कर दें। तो 10th शेड्यूल बनाया जाता है। उस 10th शेड्यूल के अंदर क्या है अगर बोलेगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी सिस्टम के रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट उसके बाद में 61th अमेंडमेंट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और हमारे तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है? इस टाइम में राजीव गांधी की गवर्नमेंट क्या करते 1989 के अंदर एक एक्ट लाते, 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट करती कॉन्स्टिट्यूशन को। 61th अमेंडमेंट करके क्या करते, जो वोटिंग डालने वाला पावर था जिसको हमें एडल्ट फ्रेंचाइज करके पुकारते हैं, क्या बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस एडल्ट फ्रेंचाइज हो या वोटिंग डालने वाला जो पावर था वो सिर्फ पहले 21 साल के लोगों को था। तो 1989 के अंदर उसको 21 से रिड्यूस करके 18 बनाया गया। अब अभी भी 18 चल रहा है। तो 1989 से पहले 21 साल वाले ही वोट कर सकते थे, बाकी वाले नहीं। लेकिन 1989 के बाद में 1989 से तो 18 साल के लोग भी क्या करते वोट करने का पावर मिल गया। नेक्स्ट 69 कब आती 1991। कौन सा 1991? समझ में आ रहा है क्या यार? 1991 के अंदर
दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वैसे तो दिल्ली हमारा कैपिटल था, लेकिन नेशनल कैपिटल टेरिटरी दोनों भी कंसीडर करना, कैपिटल भी और टेरिटरी भी दोनों कंसीडर करने का मामला क्या है 1991 के अंदर क्या है, ये 69th अमेंडमेंट के हिसाब से आद। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दो यहाँ पे हैं, कौन से, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। इसको अमेंड किया जाते 1992 के अंदर और इसको अप्लाई किया जाते 1993 के अंदर। दोनों यहां से देखो 1992 1993 1992 1993 क्या है सर, तो 73rd अमेंडमेंट करके पंचायत राज के बारे में बताया जाता है। अब ये पंचायत राज के लिए नया शेड्यूल बनाती, कौन सा, 11th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है, फिर एक शेड्यूल आया देखो, ओके 11th शेड्यूल पंचायत राज के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में 12th शेड्यूल के अंदर है। तो 11th शेड्यूल, 73 अमेंडमेंट पंचायत राज के बारे में, 74th अमेंडमेंट और 12th शेड्यूल क्या है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। पंचायत राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज को हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी पुकारते, ये भी बात याद रख लो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोले तो छोटे छोटे जो गवर्नमेंट रहते हैं उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलता। तो विलेज में विलेज पंचायत रहती है, तालुक में तालुक पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायत है, उसी तरह पट्टन पंचायत है सिटी के अंदर। तो ये वाले कॉन्सेप्ट हमें देखते समझ में आया कि नहीं। यहाँ इसका मतलब अभी देखो हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं बोलेगा तो 450 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 450। नेक्स्ट 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। सर ये 25 क्यों बढ़े, तुमने को ऑलरेडी इस पार्ट में पता है, देखो द पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स एंड आर्टिकल्स का जो वीडियो है उसमें क्लियरली बताया है, फिर भी बता दो। यहाँ पे देखो 4th A पार्ट हमने नया बनाया, उसके बाद में 9th A पार्ट, 9th A एंड 9th B पार्ट हमने अलग बनाया, तो 3 ये 22 और ये 3 कितने हुए 25 हुए क्या नहीं। नेक्स्ट 450 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आ दो। अभी लास्ट आज की जो लास्ट अमेंडमेंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ये अमेंडमेंट हमारे लिए और तुम्हारे लिए, टीचर बनने वालों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सर ऐसा क्या हुआ, 86th अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट के अंदर बनाते हैं, जो 2002 के अंदर बना दो। 86th अमेंडमेंट, 86th तरमीम, ओके 86 तरमीम बना के क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल क्रिएट करती, 21A आर्टिकल। बहुत बार पूछे तुम ना कोई 21A आर्टिकल, तो 21A जो आर्टिकल है, ये जो 21A आर्टिकल है, याद रखो बार बार बोल रहे से, ये जो 21A आर्टिकल है वैसा हम ना को क्या उतना पावर देते 21A आर्टिकल। तो 21A आर्टिकल के हिसाब से बच्चों को एजुकेशन देना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यहाँ पे नजर आती, वो भी फंडामेंटल राइट्स में ला दो। सर ये पहले क्या था, याद रखो एजुकेशन राइट पहले यहाँ पे था 45th आर्टिकल में, जो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, उसको यहां से निकाल के क्या करे 21A आर्टिकल में लाए और उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन सा अमेंडमेंट के हिसाब से बनाते, 86th अमेंडमेंट के हिसाब से उसको फंडामेंटल राइट बनाती। उसी तरह समझ में आ रहा है क्या, 51th A आर्टिकल में जो फंडामेंटल ड्यूटीज था, 11वां ड्यूटी जो था, बोला ना जस्ट 10 ड्यूटी के अंदर ये जो 11वां ड्यूटी था वो 2002 में 86th अमेंडमेंट के हिसाब से कर दो, इसे बोल दो। तो इसीलिए जो 86th अमेंडमेंट है वो एजुकेशन को रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में फंडामेंटल राइट बना रहे हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल बना रहे हैं जिसे 21A बोलते हैं। 21A आर्टिकल के हिसाब से 6 से 14 साल के अंदर के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को हमें क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। ये गवर्नमेंट का फर्ज भी है और हमें 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन हासिल करना वो हमारा भी फंडामेंटल राइट है। और हर माँ बाप को जो 11th ड्यूटी, वो ड्यूटी क्या है, एजुकेशन को क्या रिलेटेड है सर, वो ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो 11th ड्यूटी है,
हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, एजुकेशन दे और तालीम दे। तो जैसे कि हमारे और तुम्हारे माँ बाप, हम सब लोगों को क्या है, एजुकेशन दे चुके हैं हम। तो ये उनका फंडामेंटल ड्यूटी है। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।